नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो मैं आपको बताते चले, गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत का स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इतना सशक्त हुआ है कि देश अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमिस्ट बन गया है। उन्होंने युवाओं के विचार, शोध और साहस को सराहते हुए कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद करेगा। अमित शाह ने टेक्नोलॉजी और नवाचार को देश की प्रगति का प्रमुख स्तंभ बताया। इसका हम विचार ही नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए एक ही बात थी, अगर इनोवेशन करना है, शोध करनी है, विचारों को जमीन पर उतारना है तो भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा, जो सबके बूते में नहीं था। और इसके कारण 2000 में भारत में स्टार्टअप सिस्टम और इसकी इकोसिस्टम का विशेषकर कोई अस्तित्व ही नहीं था। पूरे भारत में 2014 में 500 से कम स्टार्टअप थे। केवल गिने चुने शहरों में स्टार्टअप उपलब्ध थे और स्टार्टअप का स्वप्न देखना केवल विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ही संभव था, समृद्ध बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ही संभव था और महिला नेतृत्व तो बिल्कुल शून्य था। और पिछड़ा वर्ग जो देश की 70% आबादी है, टायर 2 सिटी जो देश के लिए बहुत बड़ी अपेक्षा जिनसे है, वो क्षेत्र में 0 स्टार्टअप थे। और आज 14 से 24 के 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्व-स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को लेकर और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साझा हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। तो वहीं खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 6 साल बाद बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में वापसी की है। अपने नए कार्यकाल की प्राथमिकताओं में उन्होंने कोलकाता में ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम की दर्शक क्षमता को करीब 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। गांगुली का ये कदम बंगाल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए हैं। स्थानीय अस्पताल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कई लोग बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर आने की शिकायत कर रहे हैं। अब तक अस्पताल में लगभग 150 से 200 मरीजों की भर्ती हो चुकी है, जिसमें से अधिकतर की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मामले की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई। विभाग ने इलाके के सभी कुट्टू के आटे के स्रोतों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और संदिग्ध उत्पादों की जांच के लिए टीम तैनात की गई है।
तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जीएसटी बजट महोत्सव के अवसर पर स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को नई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे इन सुधारों से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापारी, किसान और आम आदमी सभी को राहत मिलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए लगातार ऑपरेशन में आज 2 शीर्ष नक्सली सदस्य ढेर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और समर्पण को सलाम किया। वहीं जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि नई दरों से राज्य और देश के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब 4 स्लैब को हटाकर केवल 2 स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम सस्ते हो गए हैं। हाँ, लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है, लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं और आज 2 सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। जीएसटी रिफॉर्म में व्यापारियों के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म से सबको फायदा है, व्यापारियों को भी फायदा है, किसानों को भी फायदा है, आमजन को भी फायदा है। काहे कि 4 जो स्लैब थे उसको घटाकर 2 किया गया है, 5 और 18 के स्लैब में रखा गया है और कुछ 28 का जो स्लैब है उसको सीधे 10% घटाकर 18 में किया गया है। 12 वाला 5 में भी हुआ है, 5 का 0 भी हुआ है और जो लोगों के दिनचर्या की चीजें हैं उनके दाम सस्ते हुए हैं, कृषि संयंत्रों के दाम सस्ते हुए हैं और कीटनाशक के दाम सस्ते हुए हैं। तो इससे किसानों को भी बड़ा लाभ होने वाला है और सभी वर्ग को इससे लाभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आजम खान बाहर आ गए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जेल से निकलकर उनका अगला सफर कैसा होगा। क्या वो फिर से प्रदेश की सियासत में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराएंगे? आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है। आखिर क्या है आजम खान की रिहाई की सियासी मतलब, और क्या यूपी की राजनीति में अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है? देखिए ये खास रिपोर्ट। सीतापुर जेल के बाहर जब आजम खान निकले तो सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद रिहाई ने समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा दी है। रामपुर के विधायक रह चुके आजम खान पर कुल 104 केस दर्ज हैं, जिनमें से 93 मामले अकेले रामपुर में दर्ज हुए। लेकिन आजम खान लगातार कहते रहे हैं कि ये सभी केस राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई और कानूनी शिकंजा उन पे भारी पड़ता गया। अगर बात करें फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम खान 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर आए थे। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर जेल से बाहर निकल आए हैं। यूपी की सियासत में आजम की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे बड़ा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा। योगी सरकार में आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर
2023 को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर उनकी पत्नी और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकल आए हैं। बता दें कि आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने खुशी जताई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये पल समाजवादी परिवार के लिए खुशी का और साबित हो गया है कि आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया था। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। वहीं मुरादाबाद सपा सांसद रुचिवीरा आजम खान से मिलने सीतापुर पहुंची। आजम खान पर टिप्पणी करते हुए रुचिवीरा ने कहा कि बड़े नेता को कोई भी पार्टी शामिल करना जरूर चाहेगी। जेल से बाहर आने के बाद रणनीति तय होगी। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव और आजम खान की दूरी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, शिवपाल सहित बड़े नेता मुलाकात कर चुके हैं। आजम खान के जमानत मिलने पर रुचिवीरा ने न्यायालय को धन्यवाद दिया। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। साथ ही सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी आजम खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत दे दी है, इसलिए हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद दे रही है। आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं और सपा उन्हें हर संभव मदद दे रही है। आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि आजम खान पर दर्ज मामले बेहद ही गंभीर हैं और उन्हें न्यायपालिका से कोई भी विशेष छूट नहीं मिलेगी। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर आजम खान को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजम खान जेल से निकलकर क्या करेंगे। क्या वो फिर से सियासी मैदान में उतरेंगे और विपक्ष को मजबूती देंगे या फिर कानूनी लड़ाइयों से उलझे रहेंगे। रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन अब कई नए चेहरे सियासत में अपनी पकड़ बना चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आजम खान फिर से सक्रिय होते हैं तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि आजम खान की राजनीति अब पुरानी हो चुकी है और जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। आजम खान की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे यूपी की सियासत में नया मोड़ आएगा। क्या अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान फिर से एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे या फिर ये महज एक प्रतिनात्मक जीत होगी। स्पष्ट है कि आजम खान का जेल से बाहर आना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत है और बीजेपी के लिए नई चुनौती। अब नजरें आजम खान की अगली चाल पर होगी, क्योंकि यूपी की सियासत में हर कदम का सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। सीतापुर जेल से बाहर निकले आजम खान अब फिर से सियासत की सरगर्मी का हिस्सा बनने वाले हैं। कभी मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद रहे आजम खान का नाम यूपी की राजनीति में भारी वजन रखता है। उनकी रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए जीत है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखना होगा कि आजम खान जेल से बाहर आकर सियासत का खेल कितनी ताकत से खेलते हैं और यूपी की राजनीति का अगला अध्याय किस दिशा में बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ की जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया था। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि इससे पहले एजेंसी इस मामले में
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को तलब किया था। इस सिलसिले में युवराज सिंह ने ईडी से के सवाल जवाब हो रहे हैं। इसके बाद 24 सितंबर के दिन अभिनेता सोनू सूद से ईडी पूछताछ करेगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेजों और एफआईआर से लेकर अरेस्ट मेमो तक जाति का उल्लेख नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिगत महिमा मंडल को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए इसे समाप्त करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से नई एसओपी जारी की है, जिसके अनुसार अब थाने के नोटिस बोर्ड, रैली और सरकारी फॉर्म में भी जाति कॉलम नहीं रहेगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे रिपोर्ट में देखिए कि यह बदलाव नागरिकों, प्रशासन और समाज को किस तरह प्रभावित करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जातिगत महिमा मंडल समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके नाम या जाति के आधार पर अलग नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और सरकारी दस्तावेजों में जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक कदम बताया और कहा कि जातिगत भेदभाव से सामाजिक सौहार्द पर विपरीत असर पड़ता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से नई एसओपी जारी की है। इसके तहत एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति कॉलम हटा दिया जाएगा। साथ ही थाने और सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में जाति संबंधी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो वहीं सार्वजनिक रैलियों और सरकारी कार्यक्रमों में जाति आधारित आयोजन पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये आदेश सामाजिक समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नई प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। अब उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव पर रोक लगने के साथ ही समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि जाति कॉलम हटाने से समाज में एकता और भाईचारे का बल मिलेगा। नागरिकों का कहना है कि अब सरकारी दस्तावेजों में जाति लिखने की अनिवार्यता खत्म होने से हर वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक मामलों में भी जातिगत भेदभाव कम होगा और कानून का समान रूप से पालन होगा।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एक कल पीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीति रैलियों और जातिगत पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने पूछा है कि हजारों साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव का क्या होगा, इसे कैसे दूर किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और थानों में नई एसओपी का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शुरू किया ताकि पुलिस, सरकारी अधिकारी और जनता इस बदलाव के महत्व को समझ सके। इसके साथ ही सभी सरकारी फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाति कॉलम हटाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम देश में सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सामाजिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। वे कहते हैं कि जातिगत कॉलम हटाने से समाज में समानता और न्याय की भावना को बल मिलेगा। नागरिकों का कहना है कि ये बदलाव शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद करेगा। साथ ही लोग उम्मीद जताते हैं कि ये कदम पूरे देश में समानता के लिए उदाहरण बनेगा। उत्तर प्रदेश में जाति कॉलम हटाना केवल दस्तावेजों का बदलाव नहीं है, बल्कि समाज में समानता और न्याय का संदेश है। एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सरकारी फॉर्म और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाति न लिखने का आदेश समाज में भाईचारा, एकता और संविधान के मूल्यों को मजबूत करेगा। ये कदम ये स्पष्ट करता है कि योगी सरकार जातिगत भेदभाव के खिलाफ दृढ़ है और सभी नागरिकों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश अब जाति आधारित दस्तावेजों से मुक्त होगा और समानता की दिशा में एक नई पहल करेगा। यूपी सरकार का ये आदेश राजनीति पार्टियों को रास नहीं आ रहा। इसका असर समाजवादी पार्टी, बसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल जैसी पार्टियों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये पार्टियां तमाम रूपों में जाति आधारित जनसभाएं करती आई हैं। रिपोर्ट आयन टीवी। तो वहीं खबर असम से, जहां मशहूर गायक और अभिनेता जुबिन गर्ग का आज शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनका असामयिक निधन हो गया। वहीं जुबिन गर्ग की मौत से असम ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। संगीत और सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। देश भर में शारदीय नवरात्रि 2025 का दूसरा दिन धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली छतरपुर शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन श्री राधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा में शामिल हुए और मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से भर गया। उत्तराखंड के माता चंडी देवी मंदिर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर श्रद्धालु ने देवी की आराधना और विशेष पूजा में भाग लिया। तो वहीं यूपी में नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा मंदिर में भक्तों ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई, जिन्होंने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देश में माता दुर्गा की पूजा और आराधना का माहौल रहा। फिलहाल बुलेटिन और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।